हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज से मैंने अपना बिज़नेस स्टडीज़ का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया। मैंने क्लास 12th के बैचेस अपने 20th मार्च से स्टार्ट किए थे। और सबसे पहले मैंने शुभारंभ अपना अकाउंटेंसी से किया था। अकाउंटेंसी का मैंने चैप्टर 1 आपको करवा दिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। कल मेरी उसकी लास्ट वीडियो थी, वो मैंने अपलोड कर दिया, आप जाके उसे देखना। और इन केस ऑफ अभी तक आपने उसे नहीं किया है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उसके प्लेलिस्ट चलाना, सब कुछ मिल जाएगा। अब उसका एक टेस्ट रहता है, वो टेस्ट भी मैं आपको जल्दी दूंगी, आप उसे कर लीजिएगा। वैसे सारे कंटेक्स्ट की, सारे न्यूमेरिकल्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप पहले उसे देखना। और आज से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले इसका एक चैप्टर फिनिश करवाओगे, फिर मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करवाओगे, उसका फिनिश करवाओगे, सो दैट हमारा बैलेंस हो जाए, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसे हम लोग कंसीडर ना करें। तो आज मेरा बिजनेस स्टडीज़ का ये चैप्टर है, क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, हम ये पढ़ेंगे मैनेजमेंट होता क्या। और स्टूडेंट्स, मुझे आपको एक बात और भी बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि अब इन वीडियोस में मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ में ना बच्चों, जैसा आपने क्लास 11 तक किया है वैसा क्लास 12th में नहीं चलेगा। क्लास 11 तक में आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते थे डायरेक्ट बेस्ड का क्या मतलब हो? डायरेक्ट, भाई देखो, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ डिपार्टमेंटल स्टोर, व्हाट इज़ मल्टी चैन शॉप, सब डायरेक्ट आते थे। बट मैं आपको पेपर्स भी करवाऊँगी जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 12th का एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो आपका डायरेक्ट हो। जो हमारी क्लास 12th होती है उसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस या तो वैल्यू बेस्ड होते हैं या आपकी केस स्टडीज़ होती हैं। आपको केस स्टडी के बारे में आपने सुना होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, आपने सुना होगा। केस स्टडीज़ बेसिकली होती है हमारी लाइव एक्सपीरियंस से कोरिलेट करी जाती है चीज़ों को। मतलब आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसे लाइव चीज़ों से कोरिलेट किया जाता है। लाइव चीज़ मतलब ज़िंदगी की जो लाइव चीज़ें होती है या लाइफ एक्सपीरियंस से कोरिलेट करा जाता है, एंड यू हैव टू आंसर दैम। वैसे कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं होती बच्चों, जैसा आपने, बस उसमें बात ये होती है कि आप केस स्टडी तब कर सकते हो जब आपको एक कॉन्सेप्ट की डेप्थ नॉलेज हो, या आपको वन टाइम में स्ट्राइक कर जाए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्या है या ये कॉन्सेप्ट कौन सा है। अगर आपको ये है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यू कैन बी एबल टू डू ईच एंड एवरी केस स्टडीज वेरी इजीली। होते तो कुछ नहीं, अगर तुमसे मैं कह दूँ कि व्हाट इज प्लानिंग, गिव इट्स फीचर्स, ये मैं दे दूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं ऊपर एक केस स्टडी दे दूँ और उसके बाद बताओ कि व्हाट इज मिसिंग हेयर, व्हाट इज मिसिंग देयर, और फिर उसके आंसर दे दो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मीन्स कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें थोड़ी लैंग्वेज की ट्विस्टेशन होती है। और वो लैंग्वेज आई होपफुली सो आपको आती होगी ना, आप समझ जाओगे। और उसके लिए मैंने क्या सोचा है, मैंने सोचा है कि हर एक कॉन्सेप्ट के साथ छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, चाहे मैं आपको एक डेफिनेशन करवाऊँ अपनी वीडियो में, मैं उसके रिलेटेड केस स्टडी साथ में दूंगी, ताकि आप लोगों के पास हर वीडियो के साथ केस स्टडी आए। और आपको जब इकट्ठी पूरे चैप्टर, या तो मैं पूरे चैप्टर की दे दूँ, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि भाई हम कैसे क्लासीफाई करें अलग अलग कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट तो बहुत होते हैं एक चैप्टर में। तो मैंने ये सोचा है कि मैं जिस भी कॉन्सेप्ट को करवाऊँगी उसके साथ उसकी केस स्टडीज साथ में करवाऊँगी, सो दैट आपके लिए केस स्टडीज से आप फैमिलियर हो जाए, एंड इट विल नॉट बी अ बिग और डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। डू यू गॉट दिस पॉइंट? ओके, सो चलो अपना करते हैं शुभारंभ। आरती की थाली ले लेती हूँ, मैं शुभारंभ करती हूँ हमारे बिजनेस का, ताकि मेरे बच्चों को अच्छे से समझ आए। तो चलिए चलते हैं अब अपने इस एक्साइटिंग जर्नी पे, जो कि है हमारी बिजनेस की जर्नी। फिर इको की जर्नी रहती है, फिर इसके बाद इको की जर्नी करेंगे। अकाउंट्स की जर्नी से हम आ गए, ठीक है, थोड़े समय बाद चलेंगे उस पर, अभी हम आ गए करेंटली। डू गॉट दिस पॉइंट? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो करवाती हूँ उसका। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे पिछले आपकी क्लास 11th में सारी चीज़ें क्या होती थी, आपकी सब चीज़ें रिवॉल्व करती थी अराउंड योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। ऐसे ये पूरा ना आपका मैनेजमेंट पे ऊपर बेस्ड होगा। हमारी जो स्टार्टिंग के
चैप्टर्स हैं, मतलब हमारे जो बिजनेस के चैप्टर्स हैं वो ओवरऑल 12 चैप्टर्स हैं। 12 में से हमारे 8 पार्ट ए के और 4 पार्ट बी के हैं। जो पार्ट ए है बिजनेस का क्लास 12 का, उसके जो आठों के आठों चैप्टर हैं वो आठों चैप्टर हमारे मैनेजमेंट से बेस्ड पे हैं। तो आप ना शुरू से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर आउट रखना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे चल के। तो हम डायरेक्टली स्टार्टिंग से करते हैं और फिर उसके बाद जब आप करोगे ना तो जो बचा हुआ पार्ट भी है वो फाइनेंस का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोडक्शन, ये 4 हैं। तो अभी तो क्या हम पार्ट ए की बात ही करेंगे, तो हम मैनेजमेंट देखते हैं। बेसिकली मैं आपको इसे बताती हूँ। बेसिकली मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। सपोज़ करो एक कंपनी में अगर मैं अपनी कंपनी खोलूँ और मैं अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करूँ, मैं अपनी कंपनी खोलूँ और मैं अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करूँ, तो मेरी क्या मकसद होगा कि जो मेरा एक टारगेट है वो मेरे एम्प्लॉयज़ साथ मिलके पूरा करें। मैं क्या करूँगी, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करूँगी, डायरेक्ट करूँगी, उन्हें बताऊँगी कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम ऐसे ऐसे अपना काम करो। और मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी अपने एम्प्लॉयज़ से, मैं उनसे एक्सपेक्ट करूँगी कि तुम सब लोग मिलके जो मेरी कंपनी का या जो मेरा ऑब्जेक्टिव है या जो मेरा उद्देश्य है या जिस लिए मैं काम कर रही हूँ तुम उसे फुलफिल करो, है ना। तो अब ये काम कौन करवाएगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि भाई सारा काम टाइमली हो रहा है या सारा काम वैसे ही हो रहा है जैसे कि हमने सोचा था। तो वो ड्यूटी आपके मैनेजमेंट की होती है, वो ड्यूटी हमारे मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट का बेसिकली वर्क होता है कि अपना काम दूसरों से हम करवा लें। मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। कोई भी टीचर, कोई भी पर्सन अगर आपसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछता है, देन आपको सिंगल एक लाइन की डेफिनेशन अगर आपको बतानी है या आपको ओरल में, प्रैक्टिकल्स में, अपने थियोरी में अगर आपको बतानी है, तो आप कहोगे मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। गेटिंग वर्क मतलब अपना काम डन थ्रू अदर्स, दूसरों से करवाने की टेक्निक को हम मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे लीडर्स का, हमारे मैनेजर्स का। अगर मैं एक अपनी कंपनी खोल रही हूँ तो मैं अपनी कंपनी की मैनेजर हुई और मेरा ये प्राइम उद्देश्य बनेगा कि जो मेरा काम हो वैसे ही मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे अकॉर्डिंगली चले, जो मेरा काम हो वैसे ही वो मेरे अकॉर्डिंग करे और जो मैं चाहती हूँ वो लोग वैसे ही काम करें, है ना। फर्स्ट बात। सेकंड बात, वो लोग ऐसा काम क्यों करेंगे, भाई वो पागल है या वो बेवकूफ़ है, उनके अंदर अपना दिमाग नहीं है, वो क्यों करेंगे, उनका क्या मोटिव होगा, राइट, जो आप सोच रहे हो वही है, उनका मोटिव होगा सैलरी। उनको सैलरी मिलेगी इन रिटर्न और फिर मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, नेम फेम गुडविल रेपुटेशन जो मुझे चाहिए मुझे वो मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात अब क्या होती है, ये बात तो ठीक है, चलो उन्हें जो मिलेगा और मुझे जो मिलेगा दैट्स अ फैक्ट, वो बात ठीक है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कई लोग होते हैं जिन्हें सैलरी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, फिर भी वो अपना काम नहीं करते सही से, काम चोर होते हैं। क्यों क्योंकि लैक ऑफ ऑनेस्टी नहीं होती उनके अंदर ईमानदारी नहीं होती, वो करप्टेड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजर्स की ये ड्यूटी होती है कि अब बताओ क्या ऐसी चीज़ होगी जो उन्हें पंप अप करेगी। पंप अप मतलब उन्हें इस बात के लिए मोटिवेट करेगी कि भाई तुम अपना काम को सही से करो। देखो मेरी ये थिंकिंग है, मार के डांट के, खैर मार तो सकते नहीं, तुम कंपनी में कोई स्टूडेंट और टीचर की बात छोड़ना, बट डांट के या रूडली तुम किसी से अपना काम नहीं करवा सकते। ये मेरी थिंकिंग है। तो अगर आपको अपने मैनेजर से, अपने मैनेजमेंट में काम करवाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है प्यार से उन्हें मोटिवेट करके। अभी मोटिवेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट का, जो आपका डायरेक्टिंग चैप्टर में आएगा। आई विल टेल यू, वो जब समय आएगा तो वो भी बताऊँगी। तो
सबसे अच्छा तरीका होता है अपना काम दूसरों से निकलवाने का प्यार से। उन्हें मोटिवेट करो, उनके काम के लिए उन्हें अप्रिशिएट करो। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ लीडर या बीइंग अ डायरेक्टर या बीइंग अ मैनेजर, मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर आप बच्चों को या अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को या आप अपने किसी भी वर्कर को, इफ़ यू अप्रिशिएट फॉर देयर गुड वर्क्स, आप उनको उनके अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट करते हो, देन दे विल बिकम मोर हैप्पी एंड दे विल गिव देयर वर्क विद देयर फुल पोटेंशियल। वो अपनी फुल पोटेंशियल से, अपनी फुल ताकत से वो काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हो या ना हो वो तो सबका अलग कैलिबा होता है, कैपेबिलिटीज सबके अलग होते हैं। भाई देखो, कोई पर्सन है जो एक दिन में 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, दूसरा पर्सन है जो एक दिन में 5 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, तो कौन सा बेनिफिशियल है या किसका क्या लॉस है इसमें? कुछ भी नहीं, किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो भाई अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है। और वो तो जब मैंने तुम्हें अपॉइंट किया था तो मैंने सोचा होगा कि मैंने क्या सोच के तुम्हें अपॉइंट किया था, तो इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बट ये गलती है कि अगर आप एक दिन में 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो, अगर आप एक दिन में 8 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो, अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो, देन देयर इट इज़ अ फॉल्ट, वहाँ पे आपकी गलती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का काम होता है गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। अपना काम दूसरों से करवाओ, अपना काम दूसरों से निकलवाओ, कुछ ऐसा करो, ऑफ कोर्स कुछ ऐसा कर कमाल ले, कुछ ऐसा करो कि कुछ या यही मान लो, कुछ ऐसा करो कमाल कि अपना काम दूसरे तुम्हारा कर दे। ठीक है, होपफुली सो आपको इसका इंट्रो समझ आ गया होगा। वैसे मैं भी आपको टेक्निकल डेफिनेशंस बताऊंगी इनकी। देखो, ये चैप्टर बेसिकली रिलेट करता है मैनेजमेंट से और मैनेजमेंट के सारे रिलेटेड टर्म्स है। ऑफ कोर्स जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन का ही चैप्टर होता है, वो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के रिलेटेड टर्म्स क्या होती है उसके अकॉर्डिंग डील करता है या उससे डील करता है। ठीक है, ये बात एक कोट टाइप की है, आप इसे याद रखना। मैं पहले से ही इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ अपने बिजनेस के वीडियोस में कि मैं आपको कोई ना कोई कोटेशन बताती हूँ रिलेटेड टू चैप्टर, जिससे ये होता है कि आप अपने स्टार्टिंग में अपने डेफिनेशन के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास में उसे लिखोगे, देन टीचर विल बी इम्प्रेस दैट अ स्टूडेंट नोज द कोटेशन ऑल्सो रिगार्डिंग द टॉपिक। टीचर को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये एज ए कोटेशन ही है। कोटेशन क्या है ये? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ एवरी बिजनेस। मैनेजमेंट हर बिजनेस की हार्ट यानी दिल और सोल मतलब आत्मा, दिल और आत्मा होती है हर बिजनेस का। विदाउट दिस अ मैनेजमेंट इज, विदाउट दिस अ कंपनी इज वेस्ट। आप ये लिखोगे मैनेजमेंट की जगह यहाँ पे कंपनी कर देना, विदाउट दिस अ कंपनी इज वेस्ट। इसके बिना एक कंपनी अधूरी होती है। ठीक है, समझ गए इस बात को? अब हम मैनेजमेंट का मीनिंग देख लेते हैं। बच्चों, जैसे आपने स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल में सबसे पहले कौन होते हैं? आपके टीचर्स होते हैं, फिर आपके कौन होता है? HOD होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद आपकी कौन होती है? इंचार्जेस होते हैं। फिर उसके बाद इंचार्जेस के बाद कौन होता है? आपके वाइस प्रिंसिपल होते हैं। वाइस प्रिंसिपल के बाद कौन होते हैं? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल के बाद कौन होता है? हमारे जो प्रिंसिपल के ऊपर लोग होते हैं वो हमारा मैनेजमेंट होता है, जिसमें हमारे डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स और ओनर और ये सारे लोग होते हैं बेसिकली। मैनेजमेंट में बेसिकली वो सारे लोग आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, HOD होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये पार्ट नहीं होते, किसी भी हमारे हायरार्की ऑफ अथॉरिटी का पार्ट नहीं होता। ऑफ कोर्स होते हैं, बट जो मैनेजमेंट होता है वो बेसिकली वही होता है जो प्रिंसिपल से भी ऊपर होते हैं, जिन्होंने पैसा लगा के, कहते हैं ना द पर्सन हु स्टार्ट अप द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल, तो वो वही होता है मैनेजमेंट के पर्सन। आप बताओ, सब लोग ये कहते हैं कि एक प्रिंसिपल के बिना एक स्कूल अधूरा है, लेकिन आप बताओ क्या मैनेजमेंट के बिना स्कूल पूरा है? ना, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ऑफ कोर्स तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कंपनी के रेफरेंस में बताऊंगी, लेकिन एक मैनेजमेंट के बिना एक स्कूल अधूरा है, राइट? ऐसी एक मैनेजमेंट के बिना एक कंपनी अधूरी है। इसलिए मैंने इसको टैग दिया था हार्ट एंड सोल ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस की दिल और आत्मा होती है मैनेजमेंट। सेकेंड बात, इनका क्या काम होता है? प्रिंसिपल का काम कौन डिसाइड करता है? प्रिंसिपल का काम डिसाइड करता है मैनेजमेंट। और ऐसे फिर तो वही हायरार्की चलती ही रहती है। मैनेजमेंट चाहता है कि अगर मेरे स्कूल में अच्छे नंबर ऑफ एडमिशन्स हो,
तो वो पहले ऐसे ऐसे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को निकालता है जिससे बच्चे अट्रैक्ट हुए उनकी तरफ या उनके स्कूल में, सो दैट दे कैन बी एबल टू क्रिएट अ गुडविल अमॉन्ग द स्टूडेंट्स सो दैट दे विल कम। तो उसमें मैनेजमेंट किन किन से काम निकलवाता है? अब मैनेजमेंट काम निकलवाता है प्रिंसिपल से, एचओडी से, इंचार्ज से, टीचर्स से, इवन जो पियोन्स होते हैं, वर्कर्स, वो उन्हें क्या काम करना है वो भी मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। बेसिकली कहते हैं ना मोटे मोटे रूल्स, तो मोटे मोटे रूल्स तो मैनेजमेंट ही देता है। बाकी हाँ, अब अंदर के ऐसे क्लियरली डिफाइंड ऑफ कोर्स उनकी अदर अथॉरिटी करती होगी, बट वो बेसिकली वो ही देता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट का सिर्फ और सिर्फ, मैं 15 मिनट से इसी बात पे चीख रही हूँ कि मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स होता है। अब शायद तुम्हें इतनी बात तो समझ आ गई होगी, अपना काम दूसरे से निकलवाना। मैनेजमेंट इन जनरल सेंस इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। कई बार मैंने ये बात बता दी, अब मैं रिपीट नहीं करूँगी इस बात को, ठीक है। बेसिक क्या है एम होता है, देखो एक चीज़ मुझे तुम्हें और बतानी है, मीनिंग और डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। मीनिंग में आप ना चीज़ को, यार ये कब से गया नहीं, देखो ये वेंडर कब से कितनी देर से बोली जा रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है, सो सॉरी स्टूडेंट्स रिगार्डिंग हिम। तो मैं क्या कह रही थी कि मैनेजमेंट बेसिकली ना जर्नल से, हाँ मीनिंग में आप ना काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, 7-8 पॉइंट्स किसी भी चीज़ के। बट अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो डेफिनेशन आपको किसी पर्सन की लिखनी पड़ती है। जैसे अगर मैंने कोई डेफिनेशन दी तो मेरी डेफिनेशन लिखो, या अगर किसी, जैसे हम इकोनॉमिक्स में अदाम स्मिथ, कार्ल पियर्सन, तो जिसने हमारी जो डेफिनेशन दी होती है ना, हमें उनका नाम मेंशन करना, तो डेफिनेशन 1, 2, 4 लाइनों से ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट का बेसिकली गोल, मैनेजमेंट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव, बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, टू अचीव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। कल की वीडियो मेरी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे ही होगी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका बिजनेस का, एंड यू ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट नो दिस कॉन्सेप्ट। आपको इसको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगी बेसिकली इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होती क्या है। अभी के लिए बस सिर्फ आज के लिए ये समझ लो कि मैनेजमेंट का काम होता है हर कंपनी में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को जनरेट करना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग, डिटेल मीनिंग मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, अपने सेपरेट वीडियो में। तीसरा वही बात की रिपीटिशन है, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैनेजमेंट इज हार्ट एंड सोल ऑफ एवरी बिजनेस। आप क्या करना बच्चों, आप इस पॉइंट को अपना फर्स्ट पॉइंट लिखना, बाद में स्टार्ट करना जो और है, ठीक है। इतनी बात समझ आए, गुड। फिर अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। मैनेजमेंट की बेसिकली 2 डेफिनेशन होती है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन 2 सेंस। कौन कौन से सेंस? ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। पहले मैं देखती हूँ कि हर एक चीज़ को, देखो तुम्हें पता ना, चेंज इज द रूल ऑफ लॉ। हमें समय के साथ बदलाव चाहिए होता है, समय के साथ हमें चेंज होना चाहिए। मैनेजमेंट हमारी 2 सेंस में डिफाइन होता है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। पहले अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो बेसिकली मैनेजमेंट पुराने ज़माने में, ट्रेडिशनल एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में मैनेजमेंट कहलाया जाता था प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। वही बात, हद हो गई रिपीटिशन की एक ही बात की, मैं आपको कब से कह रही हूँ। मैनेजमेंट ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, आपसे अगर कोई टीचर पूछे कि आपको ये डेफिनेशन कहाँ से मिली कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, तो आप कहोगे ये हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है, या ये हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है। गॉट दिस पॉइंट? गुड। अब मैं आपको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैनेजमेंट का मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या मतलब होता है। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे जो मैनेजमेंट होता है वो हमारा 5 भागों में बटा हुआ है, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में और कंट्रोलिंग में। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान से सुन लेना, ये जो मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच की डेफिनेशन बताई है ना, ये ही इसके जो पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग, जो ये मैंने आपको बताया ना, बेसिकली ये ही आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोई आपसे पूछे कि कितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर दे? दे आर प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। जैसे मैंने नंबर लिख रखे ना सीरीज इनकी वैसी ही है। और आपको मैं एक बात और बता दूँ, ये ही आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है और इसके साथ साथ ये ही आपके चैप्टर्स है। जो मैंने आपको बताया था ना पार्ट ए में हमारे 8 चैप्टर्स हैं, तो 8 में से 5 चैप्टर तो आपको यही है। एक चैप्टर आपका पूरा प्लानिंग है, एक चैप्टर आपका पूरा स्टाफिंग है, एक चैप्टर आपका पूरा ऑर्गेनाइजिंग है, एक चैप्टर पूरा डायरेक्टिंग है और एक चैप्टर पूरा कंट्रोलिंग है। ये ही आपके फुल चैप्टर्स हैं। तो नाम इनके याद कर लो और इसी सीरीज़ में करो जिस सीरीज़ में मैंने कहा है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इसका, मैनेजमेंट बेसिकली किया किसके थ्रू जाता है? मैनेजमेंट बेसिकली मैनेजर्स के थ्रू किया जाता है। अब हु इज़ द मैनेजर, इसके बारे में मैनेजर और उसके रोल पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज कैन बी डन बाय मैनेजर्स। मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है। हे भगवान, सो मच ऑफ नॉइज पोल्यूशन, व्हाट कैन आई डू स्टूडेंट्स? कोई बात नहीं, व्हाट वी कैन डू एनीथिंग। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बच्चों। आप मुझे बताओ, आपको ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन इंट्रो समझ आया या नहीं आया? अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप यहाँ तक मेरे से पूछ लेना। अब एज आई प्रॉमिस टू, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको केस स्टडीज़ करवाऊँगी। केस स्टडीज़ मतलब लाइव स्टडीज़। जैसे मैंने आपको अपने स्टार्टिंग में बताया था, तो मैं आपको केस स्टडी हर टॉपिक के साथ करवाऊंगी। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी डिफिनेशंस क्या होते हैं, हर तरीके से मैनेजमेंट हमने समझ लिया। अब मैं आपको उसके केस स्टडीज़ करवाऊंगी जिसे आप ध्यान से सुनना। जस्ट पे अटेंशन टू वर्ड्स, ध्यान से सुनना। देखो, बूम कार लिमिटेड इज़ द कंपनी whose सेल इज़ डिक्लाइनिंग कंटिन्यूसली। बूम कार लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी सेल कंटिन्यूसली कम होती जाती है। मैनेजर्स, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑल हैव कॉन्फ्लिक्ट्स इन ईच अदर। चाहे वो मैनेजर्स हो, चाहे वो आपके वर्कर यानी कर्मचारी हो या आपके एम्प्लॉयज़ हो, उन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई झगड़े रहते हैं, मन मुटाव रहते हैं। दे ऑल डू नॉट कोरिलेट टुगेदर। वो सब आपस में कहते हैं ना तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। देयर इज़ नो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। उनके अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या होती है कि वो बात है ना, आप आगे भी पढ़ोगे, यूनिटी का एक हमारा स्पिरिट्स से क्रॉप्स एक हमारा प्रिंसिपल्स भी है, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। यूनिटी मतलब होता है कि मैं से हम में ट्रांसफ़र होना। बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं तुम ना इंडिविजुअल अपने ऑब्जेक्टिव को, कोई भाई मेरा ये ऑब्जेक्टिव है ना, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इसे देखना होता है हमने कंपनी में। तो लेकिन बूम कार लिमिटेड के एम्प्लॉयज़, वर्कर्स और मैनेजर्स के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं था। वो अपने आप को एक नहीं मानते थे। ऑल कंसिडर देयर पर्सनल इंडिविजुअल टारगेट। सब लोग अपने अलग अलग टारगेट को कंसिडर करते थे और कलेक्टिव टारगेट को नहीं कंसिडर करते थे। क्या तुम्हें ये केस स्टडी समझ आई बच्चों? इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे, जो मैंने क्वेश्चन लिखा, हाँ क्वेश्चन भी उतारोगे, क्योंकि मैं आपको बंडल की बंडल केस स्टडीज़ दूँगी हर चीज़ के साथ। कि इतनी केस स्टडी आपको कहीं नहीं मिल सकती जितनी मैं करवाऊँगी, क्योंकि मैं हर टॉपिक की करवाऊँगी। आपको ये केस स्टडी समझ आई? बूम कार लिमिटेड एक कंपनी थी, उसकी सेल बहुत कम हो रही थी। उसका रीज़न ये था, उसके मैनेजर्स, वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के अंदर एक दूसरे के साथ झगड़े करते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पाते थे, उनके अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं थी, मतलब एकाग्रता, यूनिटी नहीं थी, और वो अपना अपना इंडिविजुअल टारगेट देखते थे, कलेक्टिव टारगेट नहीं देखते थे। जो मैं सॉल्व केस स्टडी दूँगी उसके तो आंसर मैं आपको साथ के साथ बता दूँगी, बट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूँगी, उसके आंसर आप लोगों को खुद करने होगा। तो ये वाले तो सॉल्व है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिसिंग इन बूम कंपनी लिमिटेड। बूम कंपनी में क्या मिसिंग है? मैनेजमेंट मिसिंग है। आंसर इज मैनेजमेंट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई देयर एग्जिस्ट फाइट इन बूम कार लिमिटेड। मतलब बूम कार लिमिटेड में लड़ाई झगड़े क्यों होते थे, क्या रीज़न था उनमें लड़ाइयाँ होती थी। द कॉजेज ऑफ फाइट इन बूम कंपनी इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी। कोऑर्डिनेटिंग बॉडी का क्या मतलब होता है? सुपरवाइजरी बॉडी, जो किसी को इंस्ट्रक्ट कर सके। उनके अंदर एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी उनके पास नहीं थी। लेस यूनिटी, उनके में एकाग्रता नहीं थी। एकाग्रता मतलब उनके में जैसे वो कहते हैं ना, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के रखना, वो नहीं था। और देयर वाज नो फ्रेमवर्क टू गाइड एंड सुपरवाइज देम। कोई भी ऐसा पर्सन्स नहीं थे कि वो उनको सही दिशा दे सके, सही डायरेक्शन दे सके, सही गाइड कर सके, ठीक है। इज दैट क्लियर? जरूरी नहीं है आप यही तीनों पॉइंट्स लिखो जो मैंने लिखे। अगर आपके पॉइंट ठीक हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बट उनका मतलब यही होना चाहिए। 12th क्लास में ऑफकोर्स मैं आपको क्रैमिंग नहीं सिखाऊंगी, मगअपिंग नहीं सिखाऊंगी कि भाई जो मैंने कहा वो ही लर्न करो, बट हाँ कंसीडर यही करना, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन है हाउ द प्रॉब्लम ऑफ बोम कंपनी लिमिटेड कैन बी रेक्टिफाइड। इनकी प्रॉब्लम रेक्टिफाइड मतलब ठीक कैसे हो सकती है, इनकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है बाय अरेंजिंग अ प्रॉपर मैनेजमेंट इन इट। एक अच्छा सा मैनेजमेंट को अपॉइंट करो, एक अच्छे से मैनेजमेंट को एम्प्लॉय करो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इनके पास कोई भी मैनेजमेंट नहीं होगा, मैनेजमेंट होगा बट वो इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होगा, अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा, तो उसे अपॉइंट करो। समझ गए? तो स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन थे आपकी इस केस स्टडी के, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स का बनेगा, क्योंकि इसके 3 क्वेश्चन है। ठीक है, टफ नहीं है ना, इजी है ना, इजी कोई चीज़ होती नहीं, मैं बनाती हूँ। ठीक है, तो चलो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही। होपफुली सो आपको डिटेल में इसका मतलब समझ आ गया होगा। कोई भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे देन आई एम श्योर दैट यू आर कैपेबल ऑफ गिविंग द आंसर्स ऑफ देम। नाउ अब किसका टाइम है, बोलो बच्चों? अब टाइम है असाइनमेंट के क्वेश्चन लेने का। लो, आज के असाइनमेंट के 5 क्वेश्चन है आपके, लीजिए और इन्हें करिएगा। फर्स्ट है व्हाट इज हार्ट एंड सोल ऑफ एवरी बिजनेस। हार्ट एंड सोल हर बिजनेस का क्या होता है? और हाँ बच्चों, एक बात और बता दूं, बिजनेस के आंसर अकाउंट्स की तरह इतने बड़े नहीं होते, इतने टफ नहीं होते। तो आप क्या करना, आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बनाना है इनके सारे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट इन योर ओन वर्ड्स। जो मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ मीनिंग दी थी वो आप मत लिखना, आप अपनी लैंग्वेज में, आपको मेरे लेक्चर से क्या समझ आया अपनी लैंग्वेज में मैनेजमेंट को डिफाइन करना। ठीक है, थर्ड व्हाट इज मैनेजमेंट एज पर इज मॉडर्न अप्रोच। मैनेजमेंट मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है उसे डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मेन एम, सोल पर्पस क्या होता है। और फिफ्थ है गिव एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की कोई भी 2 इम्पोर्टेंस बता दो बस। कितना छोटा सा काम है ये, तो आप चुटकी बजाते ही कर लोगे, कर लो। तो स्टूडेंट्स होपफुली सो आपको आज के लेक्चर समझ आए होंगे। और कहते हैं ना वेल बिगिन इज़ हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हो तो आगे भी अच्छा होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको स्टार्टिंग में भी अपना ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो आप लोग नोट्स बनाइएगा, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। तो चलो फिर माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम क्या करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, स्टार्ट करिए स्टडीज़। 12th है, पढ़ लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।